तो तो इसके पहले वाले जो लेक्चर थे उसमें हमने 3 जो मेजर फैक्टर्स देखे थे, वो है मैग्निफिकेशन फैक्टर, मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी एंड फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी। तो बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि टर्म्स बहुत ज्यादा सिमिलर है, तो बहुत बार कंफ्यूजन रहता है कि मैग्निफिकेशन फैक्टर ये किसका रेशियो है, मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी किसका का रेशियो क्या है, या फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी का रेशियो क्या है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये तीनों केसेस जो है यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैग्निफिकेशन फैक्टर। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर जो है इट इज अ रेशियो ऑफ displacement of the mass upon static displacement. Okay, this is the maximum displacement of the mass upon static displacement. Static displacement में क्या रहता है कि ये स्प्रिंग है, ये डैम्पर है। पहले स्प्रिंग का एक लेंथ होगा ओरिजिनल। ओके, जब मास अटैच किया तो स्प्रिंग कुछ एमएम से या कुछ इंच से या कुछ सेंटीमीटर से नीचे आया होगा। सो दैट इज स्टैटिक डिफ्लेक्शन। ओके, तो दिस इज रेशियो ऑफ displacement of the mass upon static deflection, and it is given by 1 upon under root 1 minus r square plus 2 zeta r whole square। दूसरा है मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी। तो मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी बोला तो जब वाइब्रेशन ये ग्राउंड में से सिस्टम में एंटर होते हैं तो वो केस को बोलते हैं मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी या फिर बेस एक्साइटेशन। तो बेस एक्साइटेशन में या फिर मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो रेशो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बेस, कैपिटल एक्स अपॉन कैपिटल वाई। ओके, और इसका जो रेशियो है ये है अंडर रूट 1 प्लस 2 जीटा आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर स्क्वायर। तो मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी जो है इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बेस। और जो थर्ड केस है मोशन फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी, वो जो है ये रेशियो है ट्रांसमिटेड फोर्स अपॉन इम्प्रेस्ड फोर्स। ट्रांसमिटेड फोर्स बोला तो जैसे ये मशीन है या फिर ये मास है, ये मास ये है, ये दिस इज अंडरगोइंग फोर्स वाइब्रेशन। ओके, तो यहाँ पे ये फोर्स वाइब्रेशन की वजह से ये मास वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो है F0। तो F0 इतना मास ये सॉरी F0 इतना फोर्स ये मास पे लग रहा है, और वाइब्रेशन की वजह से कुछ फोर्स जो है वो बेस में एंटर हो रहा है, बेस में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो Ft है, फोर्स ट्रांसमिटेड टू द बेस, दिस इज कॉल्ड Ft। So force transmissibility is a ratio of transmitted force to the base upon impressed force upon the mass. Okay, it is a ratio of transmitted force to the base upon impressed force on the mass. And if you see the formula, then the force transmissibility formula and motion transmissibility formula is exactly the same. Okay, यहाँ पे क्या है अंडर रूट 1 प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर। तो फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी, मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी और मैग्निफिकेशन फैक्टर। सो सिर्फ मैग्निफिकेशन फैक्टर में जो है न्यूमरेटर में 1 है, बाकी मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी और फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर में अंडर रूट 1 प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर इतना ऐड करना है। तो ये डिफरेंस है मैग्निफिकेशन फैक्टर, मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी एंड फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी का। तो जब भी क्वेश्चन में ट्रांसमिसिबिलिटी ये लेटर आता है, इसका मतलब आइदर ये मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी का है या फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी का है।
अगर क्वेश्चन में ट्रांसमिटेड फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो आपको फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी यूज करना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा है ओके तो मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी का यूज करना है। ओके तो उसके न्यूमेरिकल्स अभी सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। मैग्निफिकेशन फैक्टर के न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए है इसके पहले वाले जो लेक्चर्स है उसमें मैग्निफिकेशन फैक्टर के न्यूमेरिकल्स हमारे हो गए हैं। तो आज जो हम देखेंगे वो मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी और फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी, ये दो के न्यूमेरिकल्स आज देखेंगे। So this is the problem. A vibrating machine of 100 kg is mounted on a rubber pad. Okay, एक मशीन है, ठीक है, this is a machine and it is mounted on a rubber pad. ऐसा रबर पैड है, this is a rubber pad which has a stiffness of 500 न्यूटन मीटर। तो इसका जो स्टिफनेस है ये कितना है, 500 न्यूटन पर मीटर।
determine the force transmitted to the foundation, यानी FT निकालना है हमें, force transmitted to the foundation, FT निकालना है. If the impressed force is 500 Newton acts on it, so the impressed force F0 is given by 500 Newton. Frequency ratio omega by omega n is 1.5. So the frequency ratio is given by R equal to omega by omega n, and that is given as 1.5. And the value of zeta, damping ratio, is given 0.5. So here this is a mass. So this is the mass. This is the spring, and the damping factor is that of rubber pad. So rubber pad will act as a spring as well as damping factor. Okay. So damping element, sorry. So it will act as a spring as well as damping element. The spring stiffness is given as 500 Newton per meter, and the zeta, directly value of zeta is given, that is 0.5. And we need to find out FT value, force transmitted, whereas force impressed is equal to 500 Newton. So here we will use force transmissibility ratio. So force transmissibility ratio is given by FT upon H0 is equal to under root 1 plus 2 zeta R whole square upon under root 1 minus R square whole square plus 2 zeta R whole square. So here everything we know. We know F0, we know zeta, we know R. You just put the values. So Ft is equal to F0. तो F0 कितना है यहाँ पे? F0 दिया है 500 न्यूटन. So 500 under root 1 plus 2 into 0.5 into 1.5 whole square divided by 1 minus 1.5 square whole square plus 2 into 0.5 into 1.5 square. So you can easily find out the transmitted force. So how much is the transmitted force? You can calculate. उसको कैलकुलेट करो. आ रहा है आंसर? आ रहा है 461.64. 61.64. हाँ
661 की 461? 461. 461, right, right. Yes, Piyush only to 461. 461.64. So this much Newton. Okay. So this much Newton is the answer. Okay. Now we'll find out the next question. A vibratory body of mass 150 kg supported on springs of total stiffness one zero five zero Newton per meter has an impressed force has a now this is the problem. A vibratory body of mass 150 kg supported on springs of total stiffness as 1050 Newton per meter has a rotating unbalanced force of 525 Newton at a speed of 6000 rpm. If the damping ratio is 0.3, determine transmissibility. अब ये जो प्रॉब्लम है इसमें बोला है कि डिटरमाइन ट्रांसमिसिबिलिटी, तो इसमें ये नहीं बोला है कि मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी फाइंड आउट करना है या फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी फाइंड आउट करना है. इसने बोला है कि फाइंड आउट द डिटरमाइन द ट्रांसमिसिबिलिटी. The problem is not saying about the motion transmissibility or force transmissibility. It only talks about transmissibility. And we know that whether it's a force transmissibility or motion transmissibility, the formula is same. Okay? So transmissibility का formula हो motion का हो या force का हो, formula same है. तो हमको transmissibility का formula use करना है. ठीक है, इसमें मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी या फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी ऐसा कुछ भी नहीं बोला है. तो इसलिए हम क्या करेंगे, ट्रांसमिसिबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है √1 + 2 zeta r² अपॉन √2
1 minus r square whole square plus 2 zeta r। ठीक है, इतना क्लियर है कि हमको ट्रांसमिसिबिलिटी निकालना है। ट्रांसमिसिबिलिटी, अब इसको लगने वाले जो टर्म्स है, दो ही टर्म्स है, एक जीटा है और एक आर है। तो जीटा तो यहाँ पे दिया हुआ है, द डैम्पिंग रेशियो इज 0.3, सो जीटा हमको पता है 0.3। आर हमको नहीं पता, आर यहाँ पे दिया नहीं है। तो आर जो है, आर इज फ्रीक्वेंसी रेशियो, दैट इज ओमेगा बाय ओमेगा एन। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओमेगा दिया है क्या। अब यहाँ पे क्या है, ये एक वाइब्रेटरी बॉडी है, ये वाइब्रेटरी बॉडी है। वाइब्रेटरी बॉडी ऑफ मास 150, तो इसका जो मास है ये 150 kg है, सपोर्टेड ऑन स्प्रिंग्स। तो ऐसे बहुत सारे स्प्रिंग्स है, ये सबका इक्विवेलेंट यानी जो सबका कंबाइंड स्टिफनेस है वो दिया है 1050 न्यूटन पर मीटर। Has a rotating unbalanced force of 525 Newton at a speed of 6000 rpm। यानी ये वाइब्रेटरी फोर्स पे, सॉरी वाइब्रेटरी बॉडी पे, वाइब्रेटरी मशीन पे, यहाँ पे डैम्पर भी है। अब ये वाइब्रेटरी बॉडी पे जो फोर्स इंप्रेस हो रहा है बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस इज 525 न्यूटन। तो 525 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उसकी जो स्पीड है वो है 6000 आरपीएम। अब ये ओमेगा जो है, ओमेगा बाय ओमेगा एन, उसमें से ओमेगा एन क्या है, इट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, और ओमेगा जो है वो एक्सटर्नल एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा क्या है, एक्सटर्नल एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल एक्साइटेशन स्पीड जो दिया है वो 6000 आरपीएम दिया है। तो ये आरपीएम से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ओमेगा इज गिवन बाय 2 पाई एन बाय 60, यानी रेडियन में अगर आपको निकालना है तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई एन बाय 60। एन क्या है, आरपीएम है, तो हमको आरपीएम दिया हुआ है, तो आरपीएम से हम इजीली ओमेगा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 पाई इंटू 6000 डिवाइड बाय 60, तो ये 60 100 आ गया, ये आएगा 200 पाई। तो 200 पाई बोला तो कितना, 628.31। तो 628.31 रेडियन पर सेकेंड। आंसर इसका क्या आएगा, रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमारा ओमेगा निकल गया। अब आर निकालने के लिए हमको ओमेगा एन भी चाहिए। तो ओमेगा एन वी नो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इट इज गिवन बाय अंडर रूट के बाय एम। तो इट इज गिवन बाय अंडर रूट के बाय एम। ये कितना दिया है, 1050 न्यूटन पर मीटर, और मास दिया है 150 केजी। तो इससे हमारा ओमेगा एन निकल जाएगा रेडियन पर सेकेंड में। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करो। टू पॉइंट सिक्स फोर। हाँ 2.64। 2.64। आर कितना है, ओमेगा बाय ओमेगा एन। एक मिनट, वन सेकंड। So it is किलो न्यूटन, सॉरी
दिस इज किलो न्यूटन। यस, ओके किलो न्यूटन, ये किलो न्यूटन है, तो ये इंटू 10⁻³ आएगा, क्योंकि आर इतना बड़ा नहीं रह सकता। आर की वैल्यू ये 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 तक रहती है, इतनी नहीं रह सकती। तो इसलिए ये किलो न्यूटन में दिया है, अपनी गड़बड़ हो गई थी, तो ये किलो न्यूटन में किया, तो अभी कितना आया देख। 83.66 हाँ, 83.66 radian per second. Now find out the value of R. Omega by omega n. Omega n is 628.31 divided by 83.66. So value of R comes out to be 7.5 7.5. Right. So now we are ready with R. We have zeta. So you simply put the values in this formula and find out the transmissibility. See? Transmissibility is equal to under root 1 plus 2 into zeta is 0.3 into 7.5 whole square on 1 minus 7.5 square whole square plus 2 into 0.3 into 7.5. To find out the transmissibility. Zero point 0.58. नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर पीयूष। 0.08 आ रहा है। हाँ, 0.083 आता है। यहाँ पे तुमने स्क्वायर नहीं दिया होगा। 1 माइनस 7.5 स्क्वायर होल स्क्वायर है। हाँ, 0.08, राइट। 0.083। सो दिस इज करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ट्रांसमिसिबिलिटी वो फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी हो या मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी हो, ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो जो है 0.083 है। यानी अगर इम्प्रेस्ड फोर्स 100 न्यूटन है, तो ग्राउंड में कितना ट्रांसफर हो रहा है? 8 न्यूटन ट्रांसफर हो रहा है ना। अगर फोर्स यहाँ पे इम्प्रेस्ड फोर्स अगर फॉर एग्जांपल 100 न्यूटन है, तो ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी 0.083 होने की वजह से सिर्फ 8 न्यूटन ही वो ग्राउंड में जा रहा है। 83% जो है ये वाइब्रेशन जो है ये एब्सॉर्ब हो रहे हैं, यू कैन से, और यू कैन से आइसोलेट हो रहे हैं। ओके, 83% आइसोलेशन यहाँ पे अचीव हुआ है, वाइब्रेशन आइसोलेशन। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। या उसको दूसरे ये तरीके से ये बोल सकते हैं कि अगर ये जो वाइब्रेटरी बॉडी है, ये अगर फॉर एग्जांपल 10 mm से वाइब्रेट हो रही है, तो ये जो फ्लोर है ये कितने mm से वाइब्रेट होगा? 10 यानी 0.8 mm से। अगर ये 10 mm से वाइब्रेट हो रहा है, तो ग्राउंड जो है ये 0.8 mm से वाइब्रेट होगा। यानी लगभग 83% जो है वाइब्रेशंस उसके मिटिगेट हो रहे हैं या कॉम्प्रेस हो रहे हैं।
ठीक है, so this is the meaning of transmissibility.
So a machine of 1 ton, okay, a machine of 1 ton, M is equal to 1 ton बोला तो 1000 kg is acted upon by an external force. So इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना 2450 न्यूटन का, एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5000 आरपीएम। तो यहाँ पे आरपीएम दिया है 1500। ये जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है उसकी जो आरपीएम दिया है वो 1500 दिया है। टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन, isolator of rubber having static deflection of 2 mm under the machine load is used, and an estimated damping zeta is equal to 0.2। तो इसके नीचे में एक रबर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये रबर का जो स्टैटिक डिफ्लेक्शन है वो दिया है, डेल्टा दिया है 2 mm। ये जो रबर है, यानी ये रबर के ऊपर ये 1000 kg इतना मशीन रखते हैं, तो ये रबर कितना जो डिफ्लेक्ट होता है, डिस्प्लेस होता है 2 mm से, यानी 1000 का अगर मशीन रखते हैं उस पे, तो रबर जो है 2 mm से जो है वो डिफ्लेक्ट होता है, दैट इज स्टैटिक डिफ्लेक्शन। तो स्टैटिक डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय 2 mm। और इसका जो जीटा है वो दिया है 0.2, ओके। और हमें क्या निकालना है, ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड में कितना फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है वो निकालना है। तो इम्प्रेस फोर्स दिया है, ट्रांसमिटेड फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ट्रांसमिटेड फोर्स अपॉन इम्प्रेस फोर्स। तो यहाँ पे हमने F0 जो है ये दिया है, तो यहाँ पे आएगा √1 तो यहाँ पे भी जो है जीटा दिया हुआ है, जीटा है 0.2। आर निकालना है, आर ओमेगा बाय ओमेगा एन है, उसमें से ओमेगा दिया है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन बाय 60, है ना। यहाँ पे आरपीएम दिया है 1500, तो 2 पाई इंटू 1500 डिवाइड बाय 60, तो ये ओमेगा हमको मिल जाता है। तो ओमेगा देखो कितना आ रहा है, 2 पाई इंटू 1500 डिवाइड बाय 60। 157.07। 157.07 रेडियन पर सेकेंड। अब इसमें ओमेगा निकालना है, सॉरी ओमेगा एन निकालना है। अब ओमेगा एन के लिए हमको मास तो पता है, ओमेगा एन इज इक्वल टू √k/m। अब यहाँ पे k नहीं दिया है, स्टिफनेस नहीं दिया है, रबर का स्टिफनेस नहीं दिया है, सिर्फ स्टैटिक डिफ्लेक्शन दिया है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला रहता है √g/डेल्टा। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का और एक फॉर्मूला है, दैट इज गिवन बाय g/डेल्टा। तो g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डेल्टा जो है ये मीटर्स में आएगा, यानी 0.002, ओके। तो
नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर स्टैटिक डिफ्लेक्शन पता है तो अंडर रूट जी बाय डेल्टा से भी हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये ओमेगा एन का वैल्यू कितना है देखो, 70.03। 70.03। तो हमको आर मिल जाता है 157.07 डिवाइड बाय 70.03। तो आर कितना आ जाएगा, 2.24। 2.24। नाउ ट्रांसमिटेड फोर्स निकालना है, F0 हमको दिया हुआ है 2450। तो ट्रांसमिटेड फोर्स आप निकाल सकते हो 2450 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 प्लस 2 इंटू 0.2 इंटू 2.24 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2.24 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.2 इंटू 2.24 स्क्वायर। तो ट्रांसमिटेड फोर्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। 799.16। 799.16। हाँ करेक्ट है, बराबर है। एक लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं।
अब ये एक प्रॉब्लम है, a vibrating machine is isolated from the floor using springs, okay, using springs. If the ratio of excitation frequency of the vibrating machine to the natural frequency of the isolation system is 0.5, यानी ये क्या है, ratio of excitation frequency of vibrating machine to the natural frequency of isolation system is 0.5. तो ये 0.5 क्या है, ratio of R, right, it is R, small r. It is the ratio of excitation frequency to the natural frequency, omega by omega n. तो ये क्या है, omega by omega n. It is given by R and that is 0.5. The transmissibility ratio of the isolation system निकालना है, transmissibility ratio निकालना है. अब ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो के लिए दो चीजें चाहिए रहती है हमको, एक तो जीटा चाहिए रहता है और आर चाहिए रहता है. उसमें से आर हमको दिया है, जीटा के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है. और यहाँ पे सेंटेंस भी उन्होंने ये यूज किया है कि वाइब्रेटिंग मशीन, ये जो मशीन है, मशीन, it is isolated from the floor using springs. यानी ये जो फ्लोर है, ये आइसोलेट किया है सिर्फ स्प्रिंग्स से. इसमें डैम्पिंग उन्होंने बोला नहीं है, इसमें डैम्पिंग उन्होंने बोला नहीं है, और ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो निकालने के लिए बोला है, जबकि डैम्पर के बारे में कुछ बोला नहीं है और डैम्पिंग कोएफिशिएंट्स भी नहीं दिया है, ना डैम्पिंग रेशियो दिया है. तो यहाँ पे हम ये कंसीडर करेंगे, दिस इज अ spring mass system. So here we consider this as a spring mass system. सिर्फ स्प्रिंग और मास है, डैम्पर नहीं है. स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम नहीं कंसीडर करेंगे, ये सिर्फ स्प्रिंग मास सिस्टम ही कंसीडर करेंगे. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जीटा का वैल्यू हम 0 कंसीडर करेंगे, जीटा का वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे. तो उस हिसाब से फिर क्या हो जाएगा, ये 1 + 2 जीटा आर होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 - आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर. तो ये जीटा वाले टर्म्स तो 0 हो जाएंगे, तो 1 अपॉन ये 1 - आर स्क्वायर होल स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 - आर स्क्वायर. तो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो इज अपॉन 1 - आर दिया है 0.5, इसका स्क्वायर, तो 1/1 - 0.5 into 0.5 0.25, that means 1/0.75. So transmissibility ratio comes out to be 1.33. 1.33. So transmissibility ratio जो है वो 1.33 है. इसका मतलब क्या है कि जितना फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है उससे ज्यादा फोर्स फ्लोर में जा रहा है. समझ में आ रहा है? ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो 1.33 है, इसका मतलब जितना फोर्स मशीन के ऊपर आ रहा है या जितने एम्पलीट्यूड से मशीन वाइब्रेट कर रहा है उससे ज्यादा एम्पलीट्यूड से फ्लोर वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डैम्पिंग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्प्रिंग्स ही है. सो स्प्रिंग का काम क्या करना है, सिर्फ इट कन्वर्ट्स द पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी.
डैम्पिंग का जो काम है वो एनर्जी डेसिपेशन का है, जबकि स्प्रिंग्स में एनर्जी डेसिपेट ही नहीं होती है, वो सिर्फ कन्वर्ट ही होती है। तो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो इसके वजह से क्या है, 1.33 है। इसलिए डैम्पर का बहुत बड़ा रोल है अगर आपको वाइब्रेशन आइसोलेट करना है। पूरा जीटा का काम है। जैसा आपने ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो का जो फॉर्मूला है उसमें भी स्टिफनेस के बारे में कहीं कुछ मेंशन नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जीटा का रोल है, यानी डैम्पर का रोल है। तो अगर आपको वाइब्रेशन आइसोलेट करना है तो आपके जो डैम्पर्स है उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स जो है वो एग्जाम में आते हैं, और साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आएंगे जो एमसीक्यूज आएंगे, क्योंकि अभी जो एग्जाम होगी तो वो तो एमसीक्यू फॉर्म में ही होगी, तो एमसीक्यूज में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और आंसर आपको ऑप्शंस में आंसर्स रहेंगे, उसमें से करेक्ट आंसर जो है सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे कि इसमें ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो के दिए रहेंगे 1.25, 1.33, 1.70। सो करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। So I think we should stop